दोस्तों, आपसे अगर दुनिया के क्रूर तानाशाह शासकों के बारे में पूछा जाए तो निश्चित तौर पर आप एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन और बेनिटो मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का नाम लेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में एक तानाशाह ऐसा भी था जो भले ही इन लोगों की तरह फेमस न हो, लेकिन क्रूरता के मामले में वह इन लोगों से कम नहीं था। बताया जाता है कि अपने 4 साल के शासनकाल में इस क्रूर तानाशाह ने अपने देश की 1/3 आबादी को मौत के घाट उतरवा दिया था। आप हैरान हो रहे होंगे, पर यह सच है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री पोल पॉट के बारे में। इस व्यक्ति ने अपने शासनकाल के दौरान हजारों नहीं बल्कि लाखों बेगुनाह लोगों की जान ले ली थी। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको पोल पॉट की इस अनसुनी कहानी के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पोल पॉट का जन्म साल 1925 में कंबोडिया के कैम्पोंग प्रांत के प्रेत सबाओ नाम के एक गांव में हुआ था। जन्म के समय पोल पॉट का नाम सलोस सार रखा गया था और वह अपने माता पिता के 9 बच्चों में 8वें नंबर पर पैदा हुए थे। जिस कंबोडिया में सलोस सार का जन्म हुआ था वह उस समय फ्रांस के कॉलोनियल रूल का हिस्सा हुआ करता था। उस समय कंबोडिया के लोगों की हालत बहुत खराब चल रही थी। हालांकि सलोस सार पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं था, क्योंकि उनका जन्म एक धनी किसान परिवार में हुआ था। पर पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी नहीं होने के कारण उसके माता पिता को हमेशा उसके भविष्य की चिंता रहती थी। वहीं सलोस सार ने बचपन में ही कंबोडियन कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। खास तौर पर वह उन लोगों को बहुत पसंद किया करता था जो फ्रांस से आजादी मांगा करते थे। कुछ समय बाद सलोस सार ने जब राजनीति में उतरने का मन बना लिया तो उसने अपना क्रांतिकारी उपनाम पोल पॉट रख लिया। इस नाम का मतलब पोटेंशियल पॉलिटिक्स यानी सशक्त राजनीति होता है। इसके बाद वह अपना सारा समय क्रांतिकारी गतिविधियों को देने लगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह अपनी सभी स्कूल परीक्षाओं में फेल हो गया और साथ ही सरकार की तरफ से उसकी स्कॉलरशिप भी रद्द कर दी गई। ऐसा होने के बाद उसने मजबूरी में वापस पनोम पेन लौटने का निर्णय लिया और साल 1953 में वह अपने मन में खतरनाक इरादे लिए पनोम पेन लौट गया। उसी साल कंबोडिया को फ्रांस के कॉलोनियल राज से भी आजादी मिल गई और इसी बीच पोल पॉट ने प्रसिद्ध तानाशाह माओ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना करियर टीचिंग में बनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी क्रांतिकारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालकर पनोम पेन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करनी शुरू कर दी और वह 1956 से 1963 तक पढ़ाई करता रहा, जिसमें उसने इतिहास, भूगोल और फ्रांसीसी साहित्य की पढ़ाई की और इसी बीच उसने खियो पुनारी से शादी की। यदि पोल पॉट यहीं अपने करियर में सेटल हो जाता तो कंबोडिया के लाखों लोगों की जान बच जाती, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। पोल पॉट टीचिंग के साथ ही अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को बनाने का काम भी करता रहा, लेकिन उस समय के कंबोडियन शासकों ने इस तरह की विनाशक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने कम्युनिस्ट संगठनों को पकड़कर खत्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पोल पॉट को अपने साथियों के साथ जंगल में शरण लेनी पड़ी। इस जंगल में पोल पॉट की मुलाकात वियत कॉन्ग के एक ग्रुप से हुई और उसने उन्हीं लोगों के साथ डेरा डाल लिया। इन लोगों पर पोल पॉट ने अपनी बातों से ऐसा असर डाला कि वे लोग उसके मिशन में शामिल हो गए और यहीं से पोल पॉट ने अपनी स्पेशल खमेर रोज गोरिल्ला आर्मी को बनाना शुरू किया। पोल पॉट की यह आर्मी समय के साथ साथ और ज्यादा बड़ी और ताकतवर होती गई। लोगों पर उसकी बातों का ऐसा प्रभाव पड़ता गया कि वह एक बार उसको सुनने के बाद उसके मुरीद हो जाया करते थे और फिर बार बार उसको सुनने के लिए आते थे और जो लोग उसके सेमिनार में शामिल होते थे वह उसके शिक्षा और उसके विजन से ऐसे प्रभावित होते थे जैसे कि वह पोल पॉट को अपने पिता के समान मानने लगे थे। पोल पॉट का ये राजनीति करने का तरीका काफी हद तक एडोल्फ हिटलर से मेल खाता था। पोल पॉट ने कुछ साल अपनी सेना को और ज्यादा विशाल और शक्तिशाली बनाने में बिताए और साल 1967 में उसने कंबोडिया के सरकार के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ दिया। पोल पॉट को सत्ता में लाने का सबसे बड़ा श्रेय इसी गृह युद्ध को जाता है। शुरुआती
साथ ही 3 साल तक यह युद्ध खमेर रूस और जनरल लोन की सेनाओं के बीच चलता रहा और फिर दुनिया के हर युद्ध की तरह इसमें भी अमेरिका ने अपनी टांग अड़ाई और उस समय के अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कंबोडिया से उत्तरी वियतनामी और वियतकांग को खत्म करने के लिए 70,000 अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी सैनिकों को कंबोडिया भेज दिया और अगले 4 साल तक यह अमेरिकी सैनिक कंबोडिया पर बमों की बरसात करते रहे। अमेरिका की इस भयंकर बमबारी का नतीजा यह निकला कि कंबोडिया के स्थानीय लोग भी खमेर रूस में शामिल होने लगे, जिससे पोल पॉट और ज्यादा शक्तिशाली हो गया और जब तक अमेरिका ने अपनी बमबारी बंद की तब तक पोल पॉट 75% कंबोडिया को अपने नियंत्रण में ले चुका था। अमेरिकी सैनिकों के कंबोडिया छोड़ने के तुरंत बाद ही पोल पॉट ने कंबोडिया की राजधानी पनोम पेन पर हमला कर दिया और बेहद शक्तिशाली हो चुके पोल पॉट को पनोम पेन पर भी कब्जा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। 17 अप्रैल 1975 को कंबोडिया की सत्ता पूरी तरह पोल पॉट के हाथों में आ गई और उस समय कंबोडिया के लोगों को लगा कि शायद अब उनके देश में शांति बहाल होगी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके देश का सबसे बुरा दौर अब शुरू होने वाला था। पोल पॉट इस दिन का इंतजार कई दशकों से कर रहा था। इतिहास के अन्य तानाशाहों की तरह ही उसके मन में भी अपने परफेक्ट देश की एक तस्वीर थी और इस तस्वीर में जो फिट नहीं बैठता था उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। पोल पॉट कंबोडिया से आधुनिकता को खत्म करके उसको वापस पुराने प्राचीन रूप में बदलना चाहता था और इसी कारण उसके सबसे बड़े दुश्मन ऊंचे ओहदे पर काम करने वाले पढ़े लिखे शहरी लोगों को पोल पॉट के हुक्म पर उन लोगों को घरों और दफ्तरों से निकालकर जबरदस्ती खेती के काम पर लगाए जाने लगा। इन लोगों में डॉक्टर, वकील और अन्य बड़े सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। इन लोगों से दिन रात जानवरों की तरह काम करवाया जाता था और यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की शिकायत करता तो उसको खमेर रूस के स्पेशल डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता था और उन डिटेंशन सेंटर में लोगों को इस तरह टॉर्चर किया जाता था कि या तो लोग पोल पॉट के नियमों का पालन के लिए मजबूर हो जाया करते थे या फिर उनकी मौत हो जाया करती थी। इन डिटेंशन सेंटर में होने वाली क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि S1 नाम के एक मशहूर डिटेंशन सेंटर के 18,000 कैदियों में से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे। पोल पॉट के शासन में लोगों को इतना टॉर्चर किया जाता था कि जिसके लिए बकायदा नियम भी बनाए गए थे और टॉर्चर करने के नियमों की गाइडलाइन सभी डिटेंशन सेंटर में उपलब्ध करवाई गई थी। पोल पॉट के सिपाही मानते थे कि लोगों का मनोबल तोड़ने और उन्हें अपने काबू में लेने के लिए टॉर्चर करना सबसे बढ़िया और आसान तरीका था। इसके साथ ही इस शासन में लोगों से उनके सभी प्रकार के नागरिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकार भी छीन लिए गए थे और साथ ही लोगों को निजी संपत्ति, धन दौलत व आभूषण आदि रखने की भी आजादी नहीं थी। पोल पॉट ने लोगों के जीवन पर इतना नियंत्रण कर लिया था कि महज वह सांस लेने को ही आजादी समझते थे और अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता तो या तो उसको गोली मार दी जाती थी या फिर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता था। लेकिन पोल पॉट के शासनकाल में मरने की वजह सिर्फ यही नहीं थी, उसने देश की हालत ऐसी कर दी थी कि हर रोज सैकड़ों लोग कुपोषण और भूख के कारण मौत का शिकार हो जाया करते थे। मरने वाले इन सभी लोगों को एक खास जगह पर दफन कर दिया जाता था जिसको आज लोग किलिंग फील्ड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन पोल पॉट का यह पागलपन यही नहीं रुका, उसने लोगों की जिंदगी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए और भी कई सारे नियम बनाए जो मानव अधिकारों के बिल्कुल खिलाफ थे। इस शासन काल में लोगों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने, अपनी पसंद से शादी करने और यहाँ तक कि अपनी मर्जी से बोलने की भी आजादी नहीं थी। बच्चों को जबरन उनके घरों से निकालकर मिलिट्री में शामिल कर लिया जाता था जहाँ उनको एक ऐसा आज्ञाकारी सिपाही बनाया जाता था जो हुक्म मिलने पर किसी की भी हत्या कर देते थे। सिर्फ एक व्यक्ति ने देश को अपने हिसाब से परफेक्ट बनाने के लिए लाखों लोगों की जानें ले ली और पोल पॉट का यह पागलपन आगे भी इसी तरह चलने वाला था। लेकिन साल 1979 में वियतनाम की एक बड़ी फौज कंबोडिया में घुस गई और फनोम पेन पर कब्जा कर लिया। ऐसा होने पर मजबूरी में पोल पॉट को अपनी सेना के साथ एक बार फिर जंगलों में शरण लेनी पड़ी। लेकिन चीन और अमेरिका से राजनीतिक मदद मिलने के कारण उसने
उसने अपनी लड़ाई जंगल में भी लंबे समय तक जारी रखी और आखिरकार साल 1998 में उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जहां 72 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मात्र 4 साल के शासनकाल में पोल पॉट ने 15 से 20 लाख लोगों की जानें ले ली थी। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।